27 जरूरतें। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि गाड़ी चलाना असंभव हो गया। जब मैं और कुछ नहीं देख पाया तो मैंने अपने टायरों को खुरदरे कंधे पर जाने दिया और धीरे धीरे रुक गया। मैं सीट पर गिर गया और जेकब के कमरे में जिस कमजोरी से मैंने लड़ाई की थी उसे मुझे कुचलने दिया। ये और भी बुरा था कि मैंने सोचा था कि इसकी ताकत ने मुझे चौंका दिया। हाँ, मैंने जेकब से यह बात छिपाकर सही किया था। किसी को भी यह कभी नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं बहुत ज्यादा देर तक अकेली नहीं थी, बस इतनी देर के लिए कि एलिस मुझे यहाँ देख सके, और फिर कुछ मिनट बाद ही वो वहाँ पहुंची। दरवाज़ा खुला और उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। पहले तो यह और भी बुरा था, क्योंकि मेरा वह छोटा हिस्सा छोटा हो गया था, लेकिन हर मिनट में जोर से चिल्लाना और गुस्सा करना, मेरे बाकी हिस्सों पर चीखना चिल्लाना दर्द को और भी बढ़ाने वाला था, जो एक अलग तरह की बाहों की चाह रखता था। तो फिर वहाँ थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे तब तक रोने दिया जब तक कि मैं चाली का नाम नहीं पुकारने लगी। क्या तुम सचमुच घर जाने के लिए तैयार हो? उसने संदेह से पूछा। कई प्रयासों के बाद मैं ये बताने में कामयाब रहा कि हालात जल्द ही सुधरने वाले नहीं हैं। मुझे चाली से आगे निकल जाना था, इससे पहले कि देर हो जाए और वह बिली को कॉल न कर सके। इसलिए उसने मुझे एक बार घर तक पहुंचाया, मेरे ट्रक की आंतरिक गति सीमा के करीब भी नहीं पहुंचा, एक हाथ को मेरे चारों ओर कसकर लपेटे हुए। पूरे रास्ते मैंने नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। पहले तो यह एक असफल प्रयास लग रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने खुद से कहा, बस कुछ सेकंड, बस कुछ बहाने या कुछ झूठ बोलने का समय है, और फिर मैं फिर से टूट सकता हूँ। मुझे इतना करने में सक्षम होना था। मैं अपने दिमाग में इधर उधर भागता रहा, ताकत के भंडार की तलाश में। मेरे लिए बस इतना ही काफी था कि मैं सिसकियों को रोक तो सकूं, लेकिन उन्हें रोक न सकूं। आंसू कम नहीं हुए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनसे निपटने के लिए कोई सहारा नहीं ढूंढ पा रहा था। जब हम घर के सामने पहुंचे तो मैंने बुदबुदाते हुए कहा, ऊपर मेरी प्रतीक्षा करो। उसने 1 मिनट तक मुझे और जोर से गले लगाया और फिर चला गया। अंदर पहुंचकर मैं सीधे सीढ़ियों की ओर चला गया। बेला, जब मैं पास से गुजर रही थी तो चाली ने सोफे पर अपनी सामान्य जगह से मुझे पुकारा। मैंने बिना कुछ बोले उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। क्या हुआ? क्या जेकब है? उसने पूछा। मैंने अपना सिर जोर से हिलाया, अपनी आवाज़ ढूंढने की कोशिश करते हुए। वह ठीक है, वह ठीक है, मैंने वादा किया। मेरी आवाज़ धीमी और कर्कश थी। और जेकब शारीरिक रूप से ठीक था, जिस बारे में चाली को इस समय चिंता थी। लेकिन क्या हुआ? उसने मेरे कंधे पकड़ लिए, उसकी आंखें अभी भी चिंतित और बड़ी थीं। तुम्हें क्या हुआ? मैं अपनी कल्पना से भी अधिक बुरा दिख रहा हूँ। कुछ नहीं, पापा, मुझे जेकब से बस कुछ कठिन बातों पर बात करनी थी। मैं ठीक हूँ। चिंता शांत हो गई और उसकी जगह अस्वीकृति ने ले ली। क्या ये सचमुच सबसे अच्छा समय था? उन्होंने पूछा। शायद नहीं, पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। यह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मुझे चुनना था। कभी कभी समझौता करने का कोई रास्ता नहीं होता है। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने इसे कैसे संभाला? मैंने उत्तर नहीं दिया। उसने 1 मिनट तक मेरे चेहरे की ओर देखा और फिर सिर हिला दिया। शायद यही जवाब काफी था। मुझे आशा है कि आपने उसके ठीक होने में कोई बाधा नहीं डाली होगी। वह जल्दी ठीक हो जाता है, मैंने बुदबुदाया। चाली ने आह भरी। मैं महसूस कर सकता था कि नियंत्रण फिसल रहा है। मैं अपने कमरे में रहूंगी, मैंने उसके हाथों के नीचे से अपना हाथ हटाते हुए उससे कहा। कि चाली ने सहमति जताई। उसे शायद लग रहा था कि अब गुस्सा बढ़ने लगा है। चाली को आंसुओं से ज्यादा किसी चीज से डर नहीं लगता था। मैं अंधा और लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे की ओर चला। अंदर घुसते ही मैंने अपने कंगन के क्लैस्प को खोलने की कोशिश की, तथा कांपती उंगलियों से उसे खोलने की कोशिश की। नहीं, बेला, एडवर्ड ने मेरे हाथों को पकड़ते हुए फुसफुसाया। ये तुम्हारा व्यक्तित्व का हिस्सा है। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और सिसकियां फिर से शुरू हो गईं। ऐसा लग रहा
था कि ये सबसे लंबा दिन बस यूं ही चलता रहेगा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या ये कभी खत्म होगा। लेकिन हालांकि रात लगातार खींचती रही, लेकिन यह मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात नहीं थी। मुझे इससे राहत मिली और मैं अकेला नहीं था। इसमें भी बहुत राहत थी। चार्ली को भावनात्मक विस्फोट का डर था, जिस कारण वह मुझ पर नजर नहीं रखता था। हालांकि मैं चुप नहीं रहती थी, लेकिन संभवतः उसे मुझसे अधिक नींद नहीं आती थी। आज रात मेरी पिछली बातें असहनीय रूप से स्पष्ट लग रही थीं। मैं अपनी हर गलती, हर नुकसान, छोटी बड़ी बातें देख सकता था। जेकब को मैंने जो भी दर्द दिया, एडवर्ड को जो भी घाव दिया, वो सब एक साथ ढेर हो गया था, जिसे मैं अनदेखा या अस्वीकार नहीं कर सकता था। और मुझे एहसास हुआ कि चुंबकों के बारे में मैं हमेशा से गलत थी। मैं एडवर्ड और जेकब को साथ लाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि मैं खुद के दो हिस्सों, एडवर्ड की बेला और जेकब की बेला को साथ लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वे एक साथ नहीं रह सकते थे, और मुझे कभी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बहुत नुकसान किया है। रात के किसी समय मुझे वह वादा याद आया जो मैंने आज सुबह खुद से किया था कि मैं एडवर्ड को जेकब ब्लैक के लिए एक और आंसू बहाते हुए कभी नहीं देखूंगी। इस विचार ने उन्माद का एक दौर ला दिया जिसने एडवर्ड को रोने से ज्यादा डरा दिया। लेकिन जब यह अपना दौर पूरा कर चुका था, तो ये भी बीत गया। एडवर्ड ने बहुत कम कहा, उसने बस मुझे बिस्तर पर पकड़ लिया और मुझे उसकी शर्ट को खराब करने दिया, उस पर नमक का पानी छिड़क दिया। मेरे उस छोटे, टूटे हुए हिस्से को खुद को रोने में जितना समय लगा, उससे ज्यादा समय लगा। हालांकि ऐसा हुआ और मैं अंततः इतना थक गया कि सो गया। बेहोशी से दर्द से पूरी तरह राहत नहीं मिली, बस एक सुन्न, सुस्त आराम, दवा की तरह इसे और अधिक सहनीय बना दिया। लेकिन यह अभी भी वहाँ था, मैं इसके बारे में जागरूक था, यहाँ तक कि सोते हुए भी, और इससे मुझे उन समायोजनों को करने में मदद मिली जो मुझे करने की ज़रूरत थी। सुबह अपने साथ, अगर एक उज्ज्वल दृष्टिकोण नहीं, तो कम से कम एक हद तक नियंत्रण, कुछ स्वीकृति लेकर आई। सहज रूप से, मुझे पता था कि मेरे दिल में जो नया आंसू है, वो हमेशा दर्द देगा। यह अब मेरा एक हिस्सा बनने जा रहा था। समय इसे आसान बना देगा, यही सब हमेशा कहते थे। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी कि समय मुझे ठीक करता है या नहीं, जब तक जेकब ठीक हो सकता है, फिर से खुश हो सकता है। जब मैं उठा तो मुझे कोई भ्रम नहीं था। मैंने आखिरकार अपनी आंखें खोली और उसकी चिंतित निगाहों से मिला। अरे, मैंने कहा। मेरी आवाज़ भारी हो गई थी। मैंने अपना गला साफ किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे देखता रहा, उसके शुरू होने का इंतजार करता रहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने वादा किया। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मेरे शब्दों पर उसकी आंखें कड़ी हो गईं। मुझे खेद है कि आपको ये देखना पड़ा, मैंने कहा। यह आपके साथ उचित नहीं था। उसने अपने हाथ मेरे चेहरे के दोनों ओर रख दिए। बेला, क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुमने सही चुनाव किया? मैंने तुम्हें कभी इतने दर्द में नहीं देखा। आखिरी शब्द पर उसकी आवाज़ टूट गई। लेकिन मैंने इससे भी बदतर दर्द महसूस किया था। मैंने उसके होठों को छुआ और कहा, हाँ, मुझे नहीं पता। उसकी भौहें तन गईं। अगर ये तुम्हें इतना दुख पहुंचाता है, तो ये तुम्हारे लिए सही कैसे हो सकता है? एडवर्ड, मैं जानता हूँ कि मैं किसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैंने अपना सिर हिलाया। तुम समझ नहीं रहे हो। तुम मेरे बिना जीने के लिए काफ़ी बहादुर या मजबूत हो सकते हो, अगर यही सबसे अच्छा है। लेकिन मैं कभी इतना आत्मत्यागी नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं जी सकता हूँ। वह अभी भी संदिग्ध लग रहा था। मुझे उसे कल रात अपने साथ नहीं रहने देना चाहिए था, लेकिन मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी। मुझे वह किताब दे दोगे क्या? मैंने उसके कंधे की ओर इशारा करते हुए पूछा। उसकी भौहें असमंजस में सिकुड़ गईं, लेकिन उसने जल्दी से वह चीज़ मुझे दे दी। ये फिर? उसने पूछा। मैं सिर्फ यह एक हिस्सा ढूंढना चाहता था जो मुझे याद था, ये देखने के लिए कि उसने ये कैसे कहा। मैंने किताब पलटी और आसानी से वह पन्ना ढूंढ लिया जो मुझे चाहिए था। यहाँ कई बार रुकने की वजह से कोना टेढ़ा हो गया था।
कैथी एक राक्षस है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो उसने सही की। मैंने बुदबुदाया। मैंने पंक्तियां चुपचाप पढ़ी, ज्यादातर अपने आप में। अगर बाकी सब नष्ट हो गए और वह बच गया तो मैं अभी भी बना रहूंगा, और अगर बाकी सब बच गया और वह नष्ट हो गया तो ब्रह्मांड एक शक्तिशाली अजनबी में बदल जाएगा। मैंने फिर से अपने आप में सिर हिलाया। मैं बिल्कुल जानता हूं कि उसका क्या मतलब है, और मैं जानता हूं कि मैं किसके बिना नहीं रह सकता। एडवर्ड ने मेरे हाथों से किताब ली और उसे कमरे में फेंक दिया और वो मेरी मेज पर हल्के से गिर पड़ी। उसने अपनी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लपेट लीं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, हालांकि उसके माथे पर अभी भी चिंता की लकीरें थीं। हीथक्लिफ के भी अपने पल थे, उसने कहा। उसे शब्दशः सही होने के लिए किताब की जरूरत नहीं थी। उसने मुझे अपने करीब खींचा और मेरे कान में फुसफुसाया, मैं अपने जीवन के बिना नहीं रह सकता। मैं अपनी आत्मा के बिना नहीं रह सकता। हाँ, मैंने धीरे से कहा, यही मेरी बात है। बेला, मैं यह नहीं देख सकता कि तुम दुखी रहो। शायद नहीं, एडवर्ड। मैंने बहुत सारी चीजें बिगाड़ दी हैं और मुझे इसके साथ जीना होगा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब तुम क्या करोगे? मैं उसके सुधार पर थोड़ा मुस्कुराया और फिर मैंने आह भरी। हम एलिस से मिलने जा रहे हैं। एलिस नीचे पोर्च की सीढ़ी पर खड़ी थी, वह अंदर हमारा इंतजार करने के लिए बहुत उत्साहित थी। वह जश्न मनाने के लिए नाचने वाली थी। वह इस खबर को लेकर इतनी उत्साहित थी कि उसे पता था कि मैं उसे देने के लिए वहां आया हूँ। धन्यवाद, बेला। जैसे ही हम ट्रक से बाहर निकले, उसने गाना गाया। इसे संभालो, एलिस। मैंने उसे चेतावनी देते हुए हाथ उठाकर उसकी खुशी को रोका। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सीमाएं हैं। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मेरे पास सिर्फ 13 अगस्त तक का समय है। आपके पास अतिथि सूची पर वीटो शक्ति है, और अगर मैं किसी भी चीज पर अति कर देता हूँ तो आप मुझसे फिर कभी बात नहीं करेंगे। ओह, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो फिर आप नियम जानते हैं। चिंता मत करो, बेला, ये बिल्कुल सही होगा। क्या तुम अपनी पोशाक देखना चाहती हो? मुझे कुछ गहरी सांसें लेनी पड़ी। मैंने खुद से कहा, जो भी उसे खुश करे वही करो। जरूर। एलिस की मुस्कान आत्मसंतुष्ट थी। एलिस, मैंने अपनी आवाज में सहजता बनाए रखते हुए कहा। तुमने मेरे लिए ड्रेस कब खरीदी? शायद ये कोई खास शो नहीं था। एडवर्ड ने मेरा हाथ दबाया। एलिस सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए अंदर चली गई। इन चीजों में समय लगता है, बेला, एलिस ने समझाया। उसका लहजा टालमटोल वाला लग रहा था। मेरा मतलब है, मुझे यकीन नहीं था कि चीजें इस तरह से होंगी, लेकिन एक अलग संभावना थी। कब? मैंने फिर पूछा। पेरीन ब्रुएरे की प्रतीक्षा सूची है, आप जानते हैं, उसने अब रक्षात्मक होकर कहा। कपड़े की उत्कृष्ट कृतियां रातों रात नहीं बनती। अगर मैंने पहले से नहीं सोचा होता तो आप रैक से कुछ भी पहन रहे होते। ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे सीधा जवाब मिलेगा। किसके लिए? वह कोई बड़ा डिजाइनर नहीं है, बेला, इसलिए गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वह बहुत प्रतिभाशाली है और वह उस चीज में माहिर है जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। उसने मेरे शांत चेहरे को संदेह भरी निगाहों से देखा। फिर जब हम उसके कमरे में गए तो उसने एडवर्ड की ओर देखा। आप निकल गए? क्यों? मैंने मांग की। बेला, उसने कराहते हुए कहा। तुम्हें नियम पता है। उसे उस दिन तक ड्रेस नहीं देखनी चाहिए। मैंने एक और गहरी सांस ली। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम जानती हो कि उसने तुम्हारे दिमाग में पहले ही यह बात देख ली है। लेकिन अगर तुम ऐसा चाहती हो। उसने एडवर्ड को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसकी नज़र मुझ पर थी, सावधान, मुझे अकेला छोड़ने से डरता हुआ। मैंने सिर हिलाया, उम्मीद करते हुए कि मेरी अभिव्यक्ति उसे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त शांत होगी। एलिस ने उसके सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है, वह बुदबुदाई। चलो,
उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे अपनी कोठरी में ले गई जो मेरे शयन कक्ष से भी बड़ी थी, और फिर मुझे घसीटते हुए पीछे के कोने में ले गई जहां एक लंबे सफ़ेद कपड़ों के थैले के लिए एक रैक बना हुआ था। उसने एक झटके में बैग की जिप खोली और फिर उसे सावधानी से हैंगर से नीचे उतारा। वो एक कदम पीछे हटी और ड्रेस को हाथ से पकड़कर ऐसे खड़ी रही जैसे वो कोई गेम शो होस्ट कर रही हो। ठीक है, उसने हौंफते हुए पूछा। मैंने कुछ देर तक उसका मूल्यांकन किया, उसके साथ थोड़ा खेलता रहा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। मैंने कहा और उसे शांत होने का मौका देते हुए मुस्कुराया। मैं समझ गया, आप क्या सोचते हैं? उसने पूछा। यह एक बार फिर से मेरी एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स की कल्पना थी। बेशक, यह एकदम सही है। बिल्कुल सही, आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वह मुस्कुराई। मुझे पता है। 1918, मैंने अनुमान लगाया। कम या ज्यादा, उसने सिर हिलाते हुए कहा। इसमें से कुछ मेरी डिजाइन है। ट्रेन घूंघट, उसने बोलते हुए सफेद साटन को छुआ। फीता विंटेज है। क्या तुम्हें ये पसंद है? ये सुंदर है। यह उसके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन क्या यह आपके लिए सही है? उसने जोर देकर पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि यह है, एलिस। मुझे लगता है कि यह वही है जिसकी मुझे ज़रूरत है। मुझे पता है कि तुम इसमें बहुत अच्छा काम करोगी, अगर तुम खुद पर नियंत्रण रख सको। वह मुस्कुराई। क्या मैं आपकी पोशाक देख सकता हूँ? मैंने पूछा। वो पलकें झपकाने लगी, उसका चेहरा उदास था। क्या तुमने अपनी दुल्हन की सहेली की पोशाक उसी समय नहीं मंगवाई थी? मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेली कुछ अलग पहने। मैंने डर से कराहने का नाटक किया। उसने अपनी बाहें मेरी कमर पर डाल दी। धन्यवाद, बेला। तुमने ये कैसे नहीं देखा कि यह होने वाला है? मैंने उसके नुकीले बालों को चूमते हुए कहा। तुम कोई अतीन्द्रिय हो। एलिस ने भी नाचना शुरू कर दिया और उसका चेहरा नए उत्साह से चमक उठा। मुझे बहुत कुछ करना है। एडवर्ड के साथ खेलने जाओ। मुझे काम पर जाना है। वो कमरे से बाहर निकल गई और चिल्लाते हुए में गायब हो गई। मैं अपनी गति से उनके पीछे पीछे चल पड़ा। एडवर्ड दालान में लकड़ी के पैनल वाली दीवार के सहारे खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। यह आपका बहुत बहुत अच्छा काम था, उन्होंने मुझसे कहा। वो खुश लग रही है, मैंने सहमति जताई। उसने मेरे चेहरे को छुआ, उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। बहुत समय हो गया था जब से उसने मुझे भावहीन भाव से देखा था। चलो यहाँ से चलें, उसने अचानक सुझाव दिया। चलो अपने घास के मैदान में चलें। ये बहुत आकर्षक लग रहा था। मुझे लगता है कि अब मुझे छिपने की जरूरत नहीं है न? नहीं, खतरा हमारे पीछे है। वह शांत, विचारशील था, दौड़ते हुए। हवा मेरे चेहरे पर बह रही थी, अब गर्माहट थी क्योंकि तूफान वास्तव में बीत चुका था। बादलों ने आसमान को ढक लिया था, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं। आज घास का मैदान शांतिपूर्ण और खुशनुमा था। गर्मियों के डेज़ी के पैच घास को सफ़ेद और पीले रंग के छींटों से बाधित कर रहे थे। मैं ज़मीन की थोड़ी नमी को अनदेखा करते हुए पीछे लेट गया और बादलों में तस्वीरें ढूंढने लगा। वे बहुत समतल और बहुत चिकने थे। कोई तस्वीर नहीं, बस एक नर्म, ग्रे कंबल। एडवर्ड मेरे बगल में लेट गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। 13 अगस्त। कुछ मिनट की आरामदायक चुप्पी के बाद उन्होंने सहजता से पूछा। इससे मेरे जन्मदिन तक 1 महीना रह जाता है। मैं इसे बहुत कम नहीं करना चाहता था। उसने आह भरी। तकनीकी रूप से एस्मे कार्लिसले से 3 साल बड़ी है। क्या तुम्हें ये पता था? मैंने अपना सिर हिला दिया। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है। मेरी आवाज़ शांत थी, जो उसकी चिंता के विपरीत थी। मेरी उम्र वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। एडवर्ड, मैं तैयार हूँ। मैंने अपना जीवन चुन लिया है और अब मैं इसे जीना शुरू करना चाहती हूँ। उसने मेरे बालों को सहलाया। अतिथि सूची पर विटो। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है, लेकिन मैंने झिझकते हुए कहा, इस बारे में समझाना नहीं चाहता था। इसे खत्म कर देना ही बेहतर है। मुझे यकीन नहीं है कि एलिस को कुछ वेयरवुल्फ को आमंत्रित करने की ज़रूरत महसूस होगी या नहीं। मुझे नहीं पता कि जैक को ऐसा लगेगा कि उसे आना चाहिए। ऐसा करना सही है,
या अगर वह नहीं आया तो मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एडवर्ड 1 मिनट के लिए चुप हो गया। मैं पेड़ों की चोटियों को घूरता रहा, जो आसमान के हल्के भूरे रंग के सामने लगभग काले थे। अचानक एडवर्ड ने मुझे कमर से पकड़ लिया और अपनी छाती पर खींच लिया। मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बेला? तुमने अब एलिस को खुली छूट देने का फैसला क्यों किया? मैंने उसे वह बातचीत दोहराई जो मैंने कल रात जेकब से मिलने जाने से पहले चार्ली से की थी। चार्ली को इस मामले से दूर रखना उचित नहीं होगा, मैंने निष्कर्ष निकाला। और इसका मतलब है रेनी और फिल। मैं एलिस को भी उसका मजा लेने दूंगी। शायद चार्ली के लिए ये सब आसान हो जाए अगर उसे उसका उचित अलविदा मिल जाए। भले ही उसे लगे कि यह बहुत जल्दी है, मैं उसे धोखा देकर मुझे गलियारे में ले जाने का मौका नहीं देना चाहूंगी। मैंने शब्दों पर मुंह बनाया, फिर एक और गहरी सांस ली। कम से कम मेरी माँ और पिताजी और मेरे दोस्त मेरी पसंद का सबसे अच्छा हिस्सा जानेंगे, जितना मैं उन्हें बता सकती हूँ। उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें चुना है, और उन्हें पता चल जाएगा कि हम साथ हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं जहाँ भी हूँ, खुश हूँ। मुझे लगता है कि मैं उनके लिए यही सबसे अच्छा कर सकती हूँ। एडवर्ड ने मेरा चेहरा पकड़कर कुछ देर तक उसे देखा। सौदा खत्म हो गया, उसने अचानक कहा। क्या? मैंने चौंक कर कहा। तुम पीछे हट रहे हो? नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, बेला। मैं अभी भी अपना वादा पूरा करूंगा। लेकिन तुम मुक्त हो, तुम जो चाहो, कोई शर्त नहीं। क्यों? बेला, मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रही हो। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रही हो, और मुझे किसी और की भावनाओं की परवाह नहीं है। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए। एलिस को ये खबर बताने की चिंता मत करो। मैं इसका ख्याल रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि वो तुम्हें दोषी महसूस नहीं कराएगी। लेकिन मैं नहीं, हम ये तुम्हारे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मेरा तरीका काम नहीं करता। मैं तुम्हें जिद्दी कहता हूँ, लेकिन देखो मैंने क्या किया है। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है, इस बारे में अपने विचार पर इतनी मूर्खतापूर्ण जिद के साथ अड़ा रहा, हालांकि इससे तुम्हें ही दुख पहुंचा है। तुम्हें बार बार बहुत दुख पहुंचाया। मुझे अब खुद पर भरोसा नहीं रहा। तुम अपने तरीके से खुश रह सकती हो, मेरा तरीका हमेशा गलत होता है। इसलिए वो मेरे नीचे खिसक गया, अपने कंधों को सीधा करते हुए। हम तुम्हारे तरीके से कर रहे हैं, बेला। आज रात, आज, जितनी जल्दी हो सके, मैं कार्लिसले से बात करूंगा। मैं सोच रहा था कि शायद अगर हम तुम्हें पर्याप्त मॉफिन दें, तो यह इतना बुरा नहीं होगा। यह कोशिश करने लायक है। उसने अपने दांत पीस लिए। एडवर्ड, नहीं। उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी। चिंता मत करो, बेला, प्रिय। मैं तुम्हारी बाकी मांगे नहीं भूला हूँ। उसके हाथ मेरे बालों में थे, उसके होंठ मेरे होठों पर धीरे से लेकिन बहुत गंभीरता से हिल रहे थे, इससे पहले कि मैं समझ पाती कि वह क्या कह रहा था। वह क्या कर रहा था। कार्रवाई करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। अगर मैं बहुत देर तक इंतजार करती, तो मुझे याद ही नहीं आता कि मुझे उसे क्यों रोकना था। पहले से ही मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। मेरे हाथ उसकी बाहों को पकड़ रहे थे, मैं खुद को उसके और करीब खींच रही थी। मेरा मुंह उसके मुंह से चिपका हुआ था और मैं उसके हर अनकहे सवाल का जवाब दे रही थी। मैंने अपना दिमाग साफ करने की कोशिश की, ताकि बोलने का कोई रास्ता ढूंढ सकूं। वह धीरे से लुढ़का और मुझे ठंडी घास में दबा दिया। ओह, कोई बात नहीं। मेरा कम महान पक्ष प्रसन्न हो गया। मेरा सिर उसकी सांसों की मिठास से भर गया था। नहीं, 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 मैंने खुद से बहस की। मैंने अपना सिर हिलाया और उसका मुंह मेरी गर्दन पर चला गया, जिससे मुझे सांस लेने का मौका मिला। रुको, एडवर्ड, रुको। मेरी आवाज़ मेरी इच्छाशक्ति जितनी ही कमज़ोर थी। क्यों? उसने मेरे गले में फुसफुसाकर पूछा। मैंने अपने स्वर में कुछ संकल्प व्यक्त करने का प्रयास किया। मैं अभी यह नहीं करना चाहता। क्या तुम नहीं? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में एक मुस्कान थी। उसने अपने होंठ वापस मेरे होंठों पर ला दिए और बोलना असंभव कर दिया। गर्मी मेरी नसों में दौड़ गई, जहां मेरी त्वचा उसकी त्वचा को छूती थी वहां जलन होती थी।
मैंने खुद को केंद्रित किया, अपने हाथों को उसके बालों से मुक्त करने, उन्हें उसकी छाती तक ले जाने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा। लेकिन मैंने ऐसा किया, और फिर मैंने उसे धक्का दिया, उसे दूर धकेलने की कोशिश की। मैं अकेले सफल नहीं हो सका, लेकिन उसने वैसा ही जवाब दिया जैसा मैं जानता था कि वह करेगा। वो कुछ इंच पीछे हटकर मेरी तरफ देखने लगा, और उसकी आंखों ने मेरे संकल्प को कोई मदद नहीं की। वे काली आग थीं, वे सुलग रही थीं। क्यों? उसने फिर पूछा, उसकी आवाज़ धीमी और कर्कश थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ। अभी मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगी और मेरा गला भर आया। उसने मेरी अवाकता का फायदा उठाया। रुको, रुको, मैंने उसके होठों के पास कहने की कोशिश की। मेरे लिए नहीं, उन्होंने असहमति जताते हुए कहा। कृपया, मैंने हौंफते हुए कहा। वो करा उठा और खुद को मुझसे दूर धकेलते हुए पुनः पीठ के बल लुढ़क गया। हम दोनों 1 मिनट तक वहीं लेटे रहे और अपनी सांसों को धीमा करने की कोशिश करते रहे। मुझे बताओ क्यों नहीं, बेला, उसने पूछा। यह मेरे बारे में नहीं होना चाहिए। मेरी दुनिया में सब कुछ उसके बारे में था। उससे ऐसी उम्मीद करना कितनी मूर्खतापूर्ण बात थी। एडवर्ड, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे सही तरीके से करूँगा। सही की परिभाषा कौन है? मेरा। वो अपनी कोहनी पर लुढ़क गया और मेरी ओर घूरने लगा, उसके चेहरे पर अस्वीकृति का भाव था। आप ये काम ठीक से कैसे करेंगे? मैंने गहरी सांस ली। जिम्मेदारी से, सब कुछ सही क्रम में। मैं चार्ली और रेनी को बिना किसी बेहतरीन समाधान के नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं वैसे भी शादी कर रहा हूँ, तो मैं एलिस को उसके मज़े से वंचित नहीं रखूंगा। और मैं खुद को हर तरह से तुम्हारे साथ बांध लूंगा, इससे पहले कि मैं तुमसे मुझे अमर बनाने के लिए कहूँ। मैं सभी नियमों का पालन कर रहा हूँ, एडवर्ड। तुम्हारी आत्मा मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस मामले में कोई जोखिम नहीं उठा सकता। तुम मुझे इस मामले में नहीं हिला सकते। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, वह बुदबुदाया, उसकी आंखें फिर से जलने लगीं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, मैंने अपनी आवाज़ को संतुलित रखने की कोशिश करते हुए कहा। यह न जानते हुए कि यह वही है जिसकी मुझे वास्तव में ज़रूरत है। उन्होंने आरोप लगाया, आप निष्पक्ष तरीके से नहीं लड़ते। मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ऐसा किया है। वह भी उदास होकर मुस्कुराया, अगर तुम अपना मन बदलोगी, तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा, मैंने वादा किया। तभी बादलों के बीच से बारिश की बूंदें टपकने लगी, कुछ बूंदें घास पर गिरकर हल्की आवाज़ पैदा कर रही थीं। मैंने आसमान की ओर घूर कर देखा। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। उसने मेरे गालों से पानी की छोटी छोटी बूंदें पोंछीं। बारिश कोई समस्या नहीं है, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब कुछ ऐसा करने का समय आ गया है जो बहुत अप्रिय होगा और संभवतः बहुत खतरनाक भी। उसकी आंखें भय से फैल गईं। यह अच्छी बात है कि तुम बुलेट प्रूफ हो। मैंने आह भरी। मुझे उस अंगूठी की ज़रूरत पड़ेगी। चार्ली को बताने का समय आ गया है। मेरे चेहरे पर भाव देखकर वह हंस पड़ा। बहुत खतरनाक, उसने सहमति जताई। वो फिर से हंसा और फिर अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला। लेकिन कम से कम साइड ट्रिप की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक बार फिर मेरी अंगूठी मेरे बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहना दी, जहां यह संभवतः अनंत काल तक रहेगा।